हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। तो हमारा जो सेशन चल रहा था मिडाइवल इंडिया का, मिडाइवल इंडिया में हम देखने 2-3 पॉइंट को देख चुके हैं और हम दिल्ली सल्तनत तक पहुंचने के लिए 3 पॉइंट को देखा था। पहला कासिम को देखा, फिर गजनी को देखा, फिर गौरी को देखा, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में पहुंचे थे। अब दिल्ली सल्तनत में पहुंच आए हैं तो दिल्ली सल्तनत में पहुंचने के बाद हमने ऐबक को जानने की कोशिश की। उसके बाद ऐबक के बारे में हमने जान लिया पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश कौन था उसको जाने, और इल्तुतमिश जो ऐबक के बाद जो दिल्ली का जो प्रमुख शासक होता है, मतलब जो दिल्ली की सल्तनत की जो मजबूत बनाए रखता है, वो कौन शासक होता है? इल्तुतमिश होता है। तो इल्तुतमिश कौन था? पहली बात, इल्तुतमिश का पूरा अगर हम नाम की बात करें, इल्तुतमिश कौन था? एक शमसी वंश, जो शमसी वंश था उसका एक प्रमुख शासक रहता है। और तुर्की राज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ऐबक अपनी राजधानी बनाया था कहाँ? लाहौर में। और लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश क्या करता है कि जो लाहौर वाली राजधानी है उसको लेकर के आता है, दिल्ली में बनाता है। और इल्तुतमिश का अगर शासनकाल मतलब शासनकाल की बात करें, ये 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। लेकिन इल्तुतमिश ऐबक के बाद इल्तुतमिश से पहले एक शासक रहता है, उसके बारे में बात करें तो वो कौन रहता है? वो ऐबक का पुत्र रहता है। ऐबक का पुत्र रहता है कौन? आराम शाह। आराम शाह एक मतलब अयोग्य शासक रहता है, जिसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। इल्तुतमिश कौन रहता है? इल्तुतमिश रहता है ऐबक का दामाद। ऐबक का दामाद जो कहते हैं कि जो बदायूं था, बदायूं का सूबेदार रहता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है किसकी? दिल्ली मतलब कि दिल्ली में जब ये था, आराम शाह की हत्या करता है, और फिर यहाँ पे उसका किसका शासक हो जाता है? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश कौन रहता है? इल्तुतमिश रहता है ऐबक का दामाद। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका शासनकाल हमने बताया 1211 से लेकर के 1236 तक। अब इल्तुतमिश के जब यहाँ दिल्ली में शासन चल रहा था, अब थोड़ा से बात कर लेते हैं गजनी साम्राज्य, मतलब जो गजनी में 2 व्यक्ति थे, एक याल्दौज और एक कुबाचा। याल्दौज क्या सोचता था कि जो दिल्ली सल्तनत है, मतलब जो दिल्ली वाला एरिया है, ये क्या है? गजनी का एक पार्ट है, मतलब एक गजनी का एक अंग भर है बस। लेकिन जो ऐबक था और इल्तुतमिश था, ये अपने को स्वतंत्र मानते थे। मतलब ये नहीं मानते थे कि ये क्या है कि गजनी का पार्ट है, ये अपने को स्वतंत्र मानते थे। लेकिन याल्दौज था जो था वो सोचता था कि ये जो दिल्ली है ये क्या है? गजनी का एक हिस्सा है। और इसी के बीच में क्या होता है? इसी को लेकर के इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध कौन होता है? 1215 से लेकर 1217 के बीच में एक युद्ध होता है तराइन में, और जिसमें इल्तुतमिश और याल्दौज आमने सामने होते हैं। याल्दौज की इसमें क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। जब याल्दौज की पराजय हो जाती है तो गजनी का ऐसा कोई भी शासक बाद में नहीं आता जो ये दावा कर सके कि मतलब कि जो दिल्ली है, जो दिल्ली वाला एरिया है, वो क्या है कि गजनी का एक अंग है। मतलब ऐसा कोई भी फिर गजनी का ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो कि मतलब यहाँ पे आंख उठा करके देख सके। तो उसके बाद अगर हम थोड़ा सी और बात करें, जो कुबाचा था, कुबाचा की बात करें, उसकी कैसे उसका और इल्तुतमिश के क्या रिलेशन रहता है? तो कुबाचा उस समय क्या करता है कि जब इल्तुतमिश का शासन रहता है यहाँ पे दिल्ली पे, तो क्या करता है कुबाचा, जो पंजाब वाला क्षेत्र और उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं उस पर इसका कुबाचा क्या हो जाता है? मजबूती से क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। जब इन्हें ये पंजाब और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर अपना अधिकार कर लेता है, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध
होता है। इल्तुतमिश इसका पीछा करते हुए मंसूरा नामक जगह पर पहुंचता है और उसे कुबाचा को वहां पे परास्त करता है। करने के बाद और उसको मतलब जो लाहौर तक फिर इसको क्या कर देता है, कब्जा हो ही जाता है इल्तुतमिश का। और फिर उसके बाद जो कुबाचा था, कुबाचा फलस्वरूप जब जा रहा था, जब वापस जा रहा था तो इन्होंने क्या किया, कुबाचा ने सिंधु नदी थी तो सिंधु नदी में ये क्या करता है, छलांग लगाता है और छलांग लगा करके लगाता है तो उसमें क्या हो जाता है, डूब करके कुबाचा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में और एक साहसिक कार्य देखेंगे। मतलब ये जो मंगोल अटैककारी थे, मंगोल अटैककारी से इल्तुतमिश ने कैसे बचने की कोशिश की और मंगोल अटैक क्यों करना चाहते थे और मंगोल ने अटैक क्यों नहीं किया, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम बात करें जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था उससे कैसे बचा इल्तुतमिश। जो देखो मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था उसकी बेटी और यहाँ ख्वारिज्म शाह का जो पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी का जो प्रेम प्रसंग हो गया था किसके साथ, चंगेज खां की बेटी के साथ। अब जब ऐसा हो गया, इसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, तब जलालुद्दीन मकबरनी को ये शक था कि कहीं चंगेज खां क्या ना करे, उसे मार न दे, अटैक न कर दे उसे। तो क्या कर रहा था कि पंजाब की ओर आ गया था, भागकर चंगेज खां से बचने के लिए भागकर पंजाब की ओर आ गया था। लेकिन वो चंगेज खां क्या था, इसका पीछा करते हुए 1220 ईस्वी से मतलब 1220 ईस्वी की बात करें तो ये सिंध तक आ गया था। और जब ये सिंध तक आता है चंगेज खां तो ये इल्तुतमिश के पास अपने राजदूत के द्वारा एक संदेश भेजता है। संदेश क्या भेजता है कि आप जलालुद्दीन मकबरनी की हेल्प नहीं करोगे। और तो जब इल्तुतमिश के पास ये संदेश आता है तो इल्तुतमिश ने क्या करता है कि जलालुद्दीन मकबरनी का हेल्प नहीं करता है। हेल्प करता तो चंगेज खां का सामना करना पड़ता उसे, और इसलिए वो क्या करता है कि जो जलालुद्दीन मकबरनी होता है उसकी हेल्प नहीं करता है। तो चंगेज खां चंगेज खां और इसके बीच कोई भी अनबन नहीं रहती। इसलिए जो चंगेज खां है वो दिल्ली सल्तनत पे मतलब वो अटैक भी नहीं करता है। कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। और मतलब कि ये जो इल्तुतमिश की सूझ थी, मतलब कि इस तरीके से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी जो था उसकी हेल्प नहीं की तो चंगेज खां ने अटैक नहीं किया। तो मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी जो उस पर जो मंगोलों का अटैक था वो नहीं होता है। तो इस तरीके से इल्तुतमिश ने जो मंगोल अटैककारी थे उनसे बचता है। उसके बाद हम बात कर लें थोड़ा सी इनकी उपाधियों के बारे में। तो जो इल्तुतमिश की जो उपाधियाँ थी, जो 1229 की बात करें तो बगदाद का जो खलीफा था इल्तुतमिश को खिल्लत का प्रमाण पत्र दिया। और इल्तुतमिश की जो पुष्टि थी, जो खलीफा ने इल्तुतमिश की पूरी पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में क्या कर देता है। और खलीफा क्या करता है कि सुल्तान आजम की भी उपाधि प्रदान करता है इसे। सुल्तान आजम की उपाधि मतलब कि महान शासक की उपाधि प्रदान करता है किसे, इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश को एक मान लिया जाता है क्या, एक स्वतंत्र शासक और दिल्ली सल्तनत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। दिल्ली सल्तनत क्या बन गया था, एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। उसके बाद हम इल्तुतमिश के जो सिक्के थे उनके बारे में बात करें तो इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था। अच्छा हाँ, जो ऐबक था, ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, बट यहाँ पे जो इल्तुतमिश था इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और वहीं पे अगर बात करें तो जो ऐबक था, ऐबक राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश जब बना और जब दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी कौन बना, इल्तुतमिश,
तो उन्होंने लाहौर से स्थानांतरित किया राजधानी को, कहाँ पर ले आया, दिल्ली पर ले आया। हम बात करने रहे थे यहाँ पे सिक्कों के बारे में। इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, और वो सल्तनत कालीन के दो महत्वपूर्ण सिक्के जो चांदी और टका जो 175 ग्रेन के रहते थे, तांबे और जीतल के भी सिक्कों को इन्होंने चलवाया था। इल्तुतमिश का सिक्कों पर जो टकसाल के नाम के अंकित करवाने की परंपरा को भी क्या किया इन्होंने शुभारंभ किया, मतलब आरंभ किया। और ये जो जो ग्वालियर वाला विजय अभियान था, ग्वालियर वाले विजय अभियान के बाद इन्होंने सिक्कों पर एक गौरवपूर्ण शब्द को अंकित करवाने की कोशिश की, मतलब गौरवपूर्ण शब्द को भी अंकित करवाया। जो जैसे गौरवपूर्ण शब्द क्या थे, जो शक्तिशाली साम्राज्य जैसे और साम्राज्य व धर्म का सूर्य, ऐसे शब्दों को क्या किया इन्होंने अंकित करवाया। ऐसे शब्दों को कहाँ अंकित करवाया, ये सिक्कों पर अंकित करवाया। इसके बाद हम बात कर लें जो इल्तुतमिश के निर्माण कार्य थे उनके बारे में बात करें तो मकबरे का निर्माण कार्य करवाने की बात कही जाती है, वो किसकी बात कही जाती है, वो इल्तुतमिश के बारे में बात कही जाती है कि इन्होंने पहला जो निर्माण कार्य करवाया था, जो पहला मकबरे का निर्माण कार्य करवाया किसने, इल्तुतमिश ने करवाया था। और वहीं जो ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण मतलब शुरू किया था, जो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको कंप्लीट पूरा करवाया था कौन, इल्तुतमिश ने। और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो जो बदायूं की जो जामा मस्जिद है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में एक विद्यालय की भी स्थापना की थी, और नागौर को अतारकिन के दरवाजे का भी निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसके अगर हम मृत्यु के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो जो बामियान अभियान पर ये आक्रमण करने के लिए जा रहा था, बामियान अभियान पर ये अटैक करने के लिए जा रहा था, तभी क्या हो जाता है, ये बीमार हो जाता है और इसकी स्वास्थ्य हालत ख़राब हो जाती है। तो ये उस समय एक मतलब कि और बीमार होता चला जाता है, जिससे कि इसकी 30 अप्रैल 1236 में बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अब बात करेंगे कि 1236 में 30 अप्रैल 1236 की इसकी मृत्यु हो गई थी। जो शासक रहता है वो कौन रहता है, रज़िया सुल्तान। मतलब रज़िया सुल्तान एक महिला शासक थी जो दिल्ली सल्तनत में थी। तो उसके दिल्ली सल्तनत में मतलब रज़िया सुल्तान से पहले रज़िया सुल्तान को क्यों बनाया गया था। पहली बात तो यहाँ जो इल्तुतमिश था उसका जो बड़ा पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये तब उस समय अपने इल्तुतमिश के समय ये बंगाल पर शासन कर रहा था, और इसकी 1229 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो इल्तुतमिश का जो योग पुत्र थे, कोई भी ऐसा योग पुत्र बचता नहीं था, मतलब बड़े पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कोई भी उसका योग पुत्र नहीं था। तो इल्तुतमिश हमेशा जो अधिकारी उसका कौन हो उसके बारे में हमेशा चिंतित रहता था। लेकिन लास्ट समय में उन्होंने क्या कहा कि जो इसका उत्तराधिकारी हो उसकी बेटी मतलब रज़िया सुल्तान हो। तो लेकिन रज़िया सुल्तान बनती तो है 1236 में, लेकिन 6 महीने तक कौन रहता है, वो रुकनुद्दीन फिरोज रहता है। वो कैसे रहता है, जो इसकी शाह तुर्कान माता थी, शाह तुर्कान की माता की वजह से मतलब उसकी सहायता से जो रुकनुद्दीन फिरोज रहता है वो 6 महीने तक शासन पे रहता है। उसके बाद जो रज़िया सुल्तान होती है उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रज़िया सुल्तान शासक रहती है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही जानने की कोशिश करें, और अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तो 1236 से 1240 और 1240 से लेकर 1242 से 1246
1246 से उसके आगे जितने भी शासक रहते हैं, भी उत्तराधिकारी रहते हैं, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।